कर पा रहे हैं ये? नहीं दिनेश भाई, ऐसा है कि हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। मैंने भी बड़ा सुना था फौज में लॉन्ग बिफोर व्हेन आई वाज देयर इन द आर्मी दैट यू नो वी आर नॉट एन एक्सपेडिशनरी आर्मी। हम बड़े गर्व के साथ दुनिया, नॉट ओनली द आर्मी, एवरीबॉडी इन इंडिया सेज विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड कि हमने कभी किसी देश पे हमला नहीं करा। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया क्यों नहीं करा। हमें करना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट सी आपको सर ने बोला ना, जनरल मस्टन ने एक बहुत प्यारी बात बोली है। देखिए, या तो आप चेस बोर्ड ले करेंगे या आपका एनिमी चेस बोर्ड ले करेगा। आप पहले क्लियर हो जाइए। या तो पाकिस्तान हमला करेगा, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। 1947-48 में यही हुआ, 1965 में यही हुआ, 1971 में भी यही हुआ, ऑपरेशन चंगेज खान। 1999 कारगिल में भी यही हुआ, कश्मीर में जब आतंकवाद हुआ तब भी यही हुआ, पंजाब में आतंकवाद हुआ तब भी यही हुआ, अभी भी पहलगाम हुआ तब आप You are always reacting because you have been told that boss, we are not an expeditionary army. हम लोग पहले हमला नहीं करते और हमने अपने आप को एक मॉरल हाई ग्राउंड पे जाके बैठा दिया कि जो पहले हमला करता है वो गलत है। क्यों गलत है भाई? आपका दुश्मन है, अगर आप पहचानते हैं दुश्मन है, ठोकिए जाके उसको। ठीक है, आप उसको रिएक्ट करवाइए, आप उससे रिएक्ट करवाइए, वरना वो आपसे रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, जब आप पहल करते हैं तो इट इज एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। जब आप रिएक्ट करते हैं उसको पता है आप रिएक्ट करने वाले हैं। नहीं, लेकिन हमारा जो इतिहास रहा है जनरल सिवाज, वो तो ये रहा है, मतलब अगर हम मुगलों के पहले चले जाएं, खासतौर से अंग्रेजों और मुगलों के दौरान जरूर बहुत कुछ यहाँ घालमेल हुआ है, हमारी शायद कई चीजें बदली हैं। हमको केवल ये बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, ये लोगों को भुला ही दिया गया। मतलब हमको वो एक गाल के बाद दूसरा गाल आगे कर देने वाला जो हिसाब किताब, अब चीजों को बदलना और जल्दी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, इस बात को बार बार आ रहा है कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चाहे आप देखें, उड़ी के बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद आप बालाकोट किया, और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर किया जब आपका पहलगाम हुआ। अभी जनरल मिस्टन जो कह रहे थे कि आप स्ट्रेटेजी बनाइए और उसमें आपके बड़े महकमों को शामिल कीजिए, इस तरह का स्ट्रेटेजी वाला हमारा डिपार्टमेंट सर क्या अभी एग्जिस्ट करता है? तो कितना संतोषजनक है आपके साथ? देखो, मुझे लगता है कि एक बात मान के चलनी पड़ेगी, एक माइंडसेट फौज में भी आपको चेंज करने चाहिए। हम क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करतेगा, हम उसका कैसे बदला लेंगे। आप जब बात इसकी हो रही है प्रोएक्टिव, क्या है प्रोएक्टिव? ऑपरेशन सिंदूर में अभी पौध लगा है, अभी आपको पता है दोबारा उसके कैंप्स आ गए हैं। आपको पता 28 कैंप उसके पीओके में लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के दोबारा आ गए हैं। उसने ये अभी जो मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद को रिपेयर कर लिया, उसने उसके आतंकवादी जो काम थे वो स्टार्ट हो गए। तो कौन रोक रहा है आप उसको दोबारा स्ट्राइक ना करो? क्यों वेट करोगे कि कोई हमला वो करेंगे? नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए हम करते हैं, मान लीजिए अडॉप्ट कर लेते हैं, अब हम प्रीएम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, वर्ल्ड इसके लिए, और खासतौर से वो देश जो दूसरों के फटों में, जैसे खासतौर से अमेरिका, ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे सर? हमको इसकी परवाह करनी चाहिए कि नहीं? देखो दिनेश, अब कहते हैं ना कि एक आपको डिफेंस और डिप्लोमेसी को एक तरह से साथ लेके चलना पड़ेगा। इट्स हाइब्रिड गेम, इट कैन नॉट बी वन ऑन इट्स ओन सेल्फ, बिकॉज आजकल का बड़ा कनेक्टेड वर्ल्ड है और हम भी बहुत डिपेंडेंट हैं। हमारी अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, हमें अपनी इकोनॉमी की ट्रैजेक्टरी को नहीं छोड़ना है। लेकिन जो आपने बात कही थी, लड़ाई कैसे होनी चाहिए, लड़ाई 3 M से होती है, मैन, मशीन और मेथड्स। सो मैन हमेशा डोमिनेट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके मैन के अंदर स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर वो ताकत होनी चाहिए मशीन को चलाने की, और मशीन जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वो आपने देखा बंकर बस्टर बॉम्ब, अगर आज आपके पास अग्नि 5 है जिसके अंदर आप 1000 किलोग्राम का पेलोड ले आ सकते हैं और वो पेनिट्रेटिंग है और 300 फुट नीचे आके मार कर सकता है, तो आपको जाने की जरूरत क्या है? आप क्यों अपने वीरों की हानि करेंगे? सवाल यह है। दूसरा सवाल ये प्रीएम्प्शन का, जो आपने प्रीएम्प्शन की बात की है। प्रीएम्प्शन के लिए आपको कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये आपका ऑब्लिगेशन है। ये रिस्पांसिबिलिटी है एमईए की। ये रिस्पांसिबिलिटी है कि हमें पता है ये चीजें आ गई, हमारे पर अटैक होगा। प्रीएम्प्शन हैज बीन द कॉज ऑफ, आपने देखा इजराइल का सबसे बड़ा मोटो रहा है, लेकिन इजराइल ने भी अपने ऊपर जब 7 अक्टूबर हुआ उसके बाद ही उन्होंने, वही कह रहा हूं सर कि क्या अब ये जो पॉज हुआ इसका इस्तेमाल करिए। आपके ऊपर अटैक हुआ था, आपको डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, उसका इस्तेमाल करते हुए पॉज नहीं करना है। इस समय पूरा सहमत हूं। इजराइल ने पॉज किया नहीं किया, लगातार अगर आपके ओवर्ट ऑपरेशंस नहीं हो रहे तो कोवर्ट होते रहने चाहिए। कोई कैंप आता है उड़ जाना चाहिए। आपके अंदर जब तक कोई शक्ति नहीं होगी। एक चीज और देखिए सर, दुनिया में वो मुल्क जो परवाह कर रहे हैं वो परवाह करते
जा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, और फिर उनका कोई कुछ कर भी नहीं। मैं जैसे रशिया की बात कर रहा हूं, या मैं इजराइल की फॉर दैट मैटर बात कर रहा हूं। इजराइल अमेरिका के इतने साथ होने के बावजूद उसको जो लगता है वो करता है। हम क्या ज्यादा परवाह करते रहे? ये जरा आप कैप्टन श्याम आपके पास लेकर आ रहा हूं। क्या आपको भी लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही लोड लेते रहे अभी तक दुनिया का? लोड लेते रहे हैं, लेकिन हमारी जो कूल सभ्यता का जो तरीका है, आप सोचिए ना, प्रधानमंत्री अगले दिन मधुबनी चले जाते हैं, वहां से कुछ कहते हैं, किसी को लगता ही नहीं कि हम इतने तैयार हो रखे हैं। तो ये तैयारी हुई थी कहां से? देखिए, ये जो ऊपर का जो तरीका है ना, और अंदर का जो तरीका है, ये अलग है। हर का अपना अपना तरीका है। उस तरीके से हमने लड़ा। 24 अप्रैल से 6 तारीख तक कुछ लगा ही नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी की जो पूरा गठन कर दिया गया, वो वेब्स में जाके संस्कृति की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री कुछ और ही बोल रहे थे, और वहां हमारे 60 से ज्यादा फाइटर, सहवाज का बयान है, 60 से ज्यादा फाइटर लगातार कैप में मंडरा रहे थे, टोह ले रहे थे, सर्वेलेंस बना रहे थे, और नकली टॉयज बना रहे थे, सिग्नेचर्स दे रहे थे उनको। वो तैयारी चल रही थी। कैसे हम रुक रहे हैं? रेस्ट्रेंट की बात मैं जरूर करता हूं, आपसे सहमत हूं। देखिए, अगले लड़ाई के लिए हम तैयार हो रहे हैं। सीडीएस ने कहा टेक्नोलॉजी चाहिए, 3 फ्रंट वॉर चाहिए, ये चाहिए, सब बोल के गए, बोल रहे हैं लगातार, सब कुछ ओन भी कर रहे हैं, नई चैलेंजेस भी दे रहे हैं। और मैं कहता हूं, हमारे जो देशवासी, कारगिल को मैं नमन करता हूं, अपने सैनिकों को 500 से ज्यादा, और उसके पहले के सारे सैनिकों को नमन करता हूं। मैं विक्रम बत्रा के भाई से मिला अभी 3-4 दिन पहले इस कॉन्फ्रेंस में, और ऑनरी कैप्टन सूबेदार जो है जोगिंदर सिंह, दोनों से मिला मैं। उनको देख के मैं कहता हूं कि वो 19 साल का लड़का, आज के लिए हमारे सेनाओं को मैसेज है, अभी जोशे बहारा देखना है, अभी तुम्हें जोशे बहारा देखना है, तैयार रहो। ऑपरेशन सिंदूर की चिंगारी जल रही है, अभी जोशे बहारा देखना है, आंधियों को मुट्ठी में दबा लो, अभी जश्न चरागा देखना है। अब ये जश्न चरागा जो आप कह रहे हैं सर, ये जब हम अपने वीरों को भी याद करते हैं तो जाहिर है उसमें भी हमारे दिल में ये रहता है, वो दर्द तो रहता है कि हमने उनको खोया, लेकिन साथ में ये भी रहता है कि उन्होंने ये जो किया है इसीलिए किया है कि जश्न चरागा हमारा चलता रहे। ये रिस्ट्रेन कितना रहेगा तो हमारे लिए ये हमारी ताकत बनेगा, और ये रिस्ट्रेन कितना हो जाएगा तो हमारे लिए यही रिस्ट्रेन मुसीबत बनता रहा है या एक लायबिलिटी बनता रहा है। दिनेश, मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो गौरव आर्य ने बताया और बाकी सर भी बता रहे हैं, रिस्ट्रेन और हमारी ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों नहीं थी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्ट, जिसमें देश की सामूहिक ताकत, जिसका पार्ट है डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, डिफेंस, R&D, डेमोग्राफी, ये सारी चीजें मिलके बनती हैं। नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग, एक सेकंड रोक रहा हूं आप, जब आप डेमोग्राफी कहते हैं ना, देश की जनसंख्या हमारे लिए ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो जनसंख्या ताकत कब होती? नहीं, एक सेकंड सर, वो ताकत तब होती है जब वो अनुशासित लोगों का एक समूह होता है, वरना वही लोग, वो डेमोग्राफी अगर इस तरीके की हुई है कि इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बन जाती है सर। दिनेश, वन सेकंड, आप ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 47, देन यू कम टू 65, 71, और उसके बाद जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, Where was India then? Where is India now? कहां था वो तब भारत, और अब कहां है? अभी हमारी इकोनॉमिक पावर देखो आप, the way we are climbing up every year, we are leaving many countries behind. Today we are in number 5, 2047 maybe we are number 2. तो जब हमारे पास वो ताकत होगी, वो इकोनॉमिक बैकिंग होगी, डिप्लोमेसी में हमारा हेफ्ट ज्यादा होगा, हमारी बात लोग सुनेंगे, तो फिर डिफेंस भी बहुत आगे निकल जाएगा। Then we will not have to ask. फिर हम करेंगे जो सही होगा। Then the restraint. तो सर हमारा डायरेक्शन सही है ना? देखिए, हम इकोनॉमी हमारी मजबूत होती जा रही है, स्ट्रेटजी के मामलों में हमने पहले से इवॉल्व किया है, टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, और ये जो करगिल में हमने देखा, मतलब ये कम से कम रिएक्शन वाले मामले में हम यहां तक तो पहुंचे कि अगर उधर से हुआ तो हमने फिर 2016 पहले देखा, 2019 देखा, और अब ऑपरेशन सिंदूर देखा। तो देखो ना दिनेश, फर्क देखो आप। पहले कितना रिस्ट्रिक्टेड होता था, अभी एक रात में आपने 9 बेसेस निकाल दिए उनके, वही जस्ट बिकॉज वी डिडंट वांट टू अटैक। और पहले कितना रिस्ट्रिक्शन होता था, जो आपने कहा, इसका मतलब हमारी कुव्वत और ताकत तो पहले से ऐसी थी, लेकिन वो जो बेड़ियां पहले जकड़ी रहती थी, अब उसमें कुछ कमी आई है सर। मतलब आप कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप अब पहले से बेहतर हुई है। एवरीथिंग, पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमिक माइट, डिप्लोमेसी और R&D देखो। नहीं, बाकी चीजें तो
बाकी चीजें सर, दुनिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे बढ़ रही है। Correct. दुनिया भी अब धीरे धीरे पहले के ज्यादा, बाकी कंट्रीज जहां पर पहले खाने के लाले होते थे वहां पर भी अब अनाज पहुंचने लगा है। तो दुनिया वैसे तरह, लेकिन एक चीज जो पहले के मुकाबले बदली है वो है पॉलिटिकल विल। भारत के मामले में बात कर रहा हूं। जनरल मिस्टन, क्या ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है? बिल्कुल दिनेश, तब्दीली है। एक और बात मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा। हम बात बार बार प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की कर रहे हैं। मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। आज कश्मीर का मुद्दा भारत अभी तक रिएक्ट कर रहा है। ये मुद्दा है क्या? देश को सब पता होना चाहिए। अफगानिस्तान के जो पश्तून है उन्होंने किताब लिखी है, जाके रिसर्च की है इंडिया ऑफिस ओवल लाइब्रेरी में, फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स। उसमें कश्मीर के बारे में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये जब हम उम्मीद कर रहे हैं गौरव आर्य सर, क्या बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें बदल जाएं, ये उम्मीद कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं दिनेश भाई, ऐसा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1998 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट करे, आपको पता है। 1998 में 99 में पाकिस्तान कारगिल के अंदर घुस बैठा और हाइट्स ऑक्यूपाई उसने कर ली, राइट। वन ऑफ द एम्स वाज टू कट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा और हमारे इलाके में आके बैठ गया। ठीक है, 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए। हमने पाकिस्तान को लात मार के बाहर निकाला, लेकिन वी लॉस्ट 527 ब्रदर्स। लेकिन हमें हुक्म था कि तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान जब मन करता है 26/11 करता है, जब मन करता है पाकिस्तान पार्लियामेंट पे अटैक करता है, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करता है, और आप सिर्फ और कई बार तो आप रिएक्ट भी नहीं करते। पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। करते या करते थे करना चाहिए। नहीं, ठीक है, आज की तारीख में यू हैव कॉल्ड देयर ब्लफ, यू हैव एब्सोल्युटली नलिफाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर। आपने पंजाब में जाके मारा उनको। तो आपने 3-4 बातें करी हैं जो कभी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास गवाह है इस चीज का कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए और पाकिस्तान को 1 साल नहीं लगा कारगिल में अटैक करने का। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा, कर दिया उन्होंने। उस समय चाइना का फैक्टर था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना आज हम कलूजिविटी की बात करते हैं। उस समय तो फौज में नहीं बात होती। ये कह रहे हैं कि उरी, बालाकोट और ये ऑपरेशन सिंदूर जी, ये दवाई ठीक है, अब डोज ठीक देनी शुरू हुई, लेकिन अभी भी अंडर डोज है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि डोज पहले दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर करोगे तो पहलगाम नहीं होगा। और ये तो फिर ये मेजर गौरव आर्य तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना शुरू करो, अब दवाई मत दो, अब वैक्सीन चाहिए। बिल्कुल सच्चाई है कि है क्या, आप उसको इतनी ताकतवर क्यों बनने देते हो कि वो आपके ऊपर हमला करता है, फिर आप उसके ऊपर हमला करते हो। आप जब उसको पास इंटेलिजेंस हैं, आपको पता है कि उसके दोबारा कैंप्स लग गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं, उनकी पॉलिसी ब्लीड विद 1000 कट है, वो नहीं बदलने वाली। आप उसको करें। अभी तो आपका ऑपरेशन जो है सिंधु, उस पे पौज है, आप कभी कर सकते हो। हमने ताले बना लिए हैं या अब हम उधर फितरत बदल देंगे? ये इलाज कैसे होगा समस्या का? इलाज होगा। हाँ, जैसे जनरल मिस्टन बोल रहे थे कि स्ट्रेटेजिक इलाज होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक सोच होनी चाहिए। जो वर्ड स्ट्रेटेजिक यूज होता है किसी और डायमेंशन में, तो उसमें इंटेलिजेंस वर्ड जरूर आता है। उसका मतलब है डिनाइबिलिटी बनी रहनी चाहिए, चीजें उड़ती रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं पॉज हो गया है, तो आप तो कोवर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। पॉज हो गया है। कोवर्ट वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहता हूं, डिनाइबिलिटी बनी रहनी चाहिए। जितनी बार पाकिस्तान ने आपको हमला किया, गोली मारते रहने चाहिए उस तरफ। जहां जो हुआ उसको खत्म करिए। ये स्ट्रेटेजिक पावर आपके पास होनी चाहिए, जो पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है। और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जो आई एग्री विद कैप्टन शर्मा, इस होल ऑफ नेशन अप्रोच, R&D आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आत्मनिर्भरता बहुत काम आती है। आपकी मिसाइल क्यों गई निशाने पर? क्योंकि आप नाविक यूज कर रहे थे, आप GPS यूज करते, मिसाइल कम से कम 10 मीटर दूर जाती, वो उसको चेंज कर देते। देखिए, मैंने कहा लेसन फॉर नेशन और इंटेंशन मैंने बताया आपको। ये देखिए, लेसन फॉर लेसन हम हमेशा हर वार लेते रहते हैं। अब हमने जो लड़ाई रोकी है ना, तो ये कहते हैं ना, चिंगारी तो लगातार जल रही है, आग किसी दिन फिर से भड़केगी। अब बात आ रही है टेररिज्म के अगेंस्ट में वॉर की। ये कोई जमीनी लड़ाई नहीं, हमें POK लेना है, सब कहते हैं। और मेरा मानना है कि शायद समय था या नहीं था, जब होगा तो वो भी होगा ही। तो वो हमारी जमीनी लड़ाई आती है। हमें हाथ वापस लेना अपने चीन से, अपने अक्षय चीन को, तो लड़ाई आती है। लेकिन क्या हम उसके लिए
लगातार लड़ाई करते हुए अपनी इकोनॉमी से कंप्रोमाइज कर ले। ये जो आप कह रहे हैं सर, ये अब बड़ी बात है मेजर गौरव आर्य। जब तक आप जगह ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, लड़ाई का वैसा नतीजा नहीं निकलेगा जैसा चाहिए। इसीलिए रशिया वो कर रहा है लुहांस्क डोनेट्स्क में जो वो कर रहा है, इसीलिए इजराइल ने गाजा में वो कर दिया जो वो कर रहा है। क्या हमारे लिए अब पीओके के लिए करने का ये बहुत जल्दी हमारे लिए अब ये ड्यू है? अब देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ड्यू है कि नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कहीं पे तिरंगा लहराया जाए तो आपको इन्फेंट्री भेजनी पड़ेगी। देखिए, साफ सीधी बात है, आपके पास 1000 ड्रोन हो, आपके पास 1000 सैटेलाइट हो, आपके पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल हो, इट हैज टू बी एन इन्फेंट्री सोल्जर। जनरल कुलकर्णी इज राइट हियर। Siachen was always ours, but when Pakistan tried to take over by sending tourists and all that nonsense that Pakistan did, you had to send the infantry. इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आज से 50 साल के बाद भी ये सच है कि इन्फेंट्री सोल्जर अपनी राइफल लेकर जाएगा, वहां पे तिरंगा प्लांट करेगा, एंड देन यू विल से दैट सियाचिन इज नाउ अंडर इंडियन कंट्रोल। लेकिन जब वो वाला दिन जो था, जब इंसास लेकर हमारे लोग खड़े रहते थे, और आज का दौर कम से कम ये है कि अब हमारे सैनिक उन तमाम चीजों से इक्विप्ड हैं सर जो चाहिए उनको। बिल्कुल। इस पे दिनेश ऐसे है, हम जो एक भारत लोकतंत्र है, जिम्मेवार लोकतंत्र है, एक बहुत बड़ी शक्ति है विश्व में। वी हैव टू रेज द कॉस्ट एंड प्यूनिटिव डेटरेंस। पाकिस्तान को लगना चाहिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें उंगली दी तो भिनभिना गए तो मारे जाएंगे। जब वो डर रहेगा पाकिस्तान के अंदर या चीन के अंदर या किसी भी देश के अंदर, कोई भी देश भारत की तरफ उंगली नहीं उठाएगा। तो अंटिल अनलेस वी रेज द कॉस्ट, एंड वो जैसे आपने भी कहा, भारत में हर भारतीय को इस बात का विश्वास होना चाहिए ये मेरा देश है और मैं इस देश के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार हूं और हम इकट्ठा हैं। जब वो भावना पैदा होगी इस देश के अंदर, और वो नेतृत्व है और वो नेतृत्व रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, रियल डिप्लोमेटिक टीथ। कौन हिम्मत है, किसकी हिम्मत है, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, भारत के ऊपर उंगली उठाने की? जब वो आपको देखेंगे एक आप सॉफ्ट स्टेट है, तब आपको मुश्किल होगी। इफ यू आर अ स्टेट विच इज स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन रेज द कॉस्ट एंड मेक इट प्यूनिटिव डेटरेंस की हाथ लगा के दिखा, नहीं करता तेरी जान निकालता, तो आप देखोगे भारत की तरफ कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। एक पॉइंट सर के साथ मैं फुली एग्री करता हूं। प्यूनिटिव डेटरेंस ये कहां से आएगा? ये जिस रास्ते पे हम चले हुए हैं फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, जो हमने टैक चेंज किया है, दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, R&D, आत्मनिर्भरता, वी आर नॉट डिपेंडेंट। आज से पहले जितनी भी वॉर्स हुई हैं, पहले आपको अपने मंत्री भेजने पड़ते हैं वहां पर कि एमुनिशन। अब क्या है, वी हैव ब्रोकन डाउन द ऑर्डिनेंस डिपो, उसके वर्टिकल्स बनाए हैं, सब चीजें यहीं बन रही हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री को लेके आए हैं, EEL है, कितनी कंपनियां बनी हैं जिन्होंने हमारे को ऑन ग्राउंड सप्लाई किया है सामान। तो मतलब आप लोग तो जो कह रहे हैं उसका सीधा मतलब यह है मेजर गौरव आर्य कि वो जो फितरत भी है जो मदरसों में वहां पल रही है, वो फितरतें भी बदल जाती हैं अगर आपने ढंग वाला प्यूनिटिव तरीका अपना लिया तो। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आपको जब इलाज करें तो मुकम्मल करें। ये वाला मुकम्मल नहीं हुआ था, अच्छा इलाज था, शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचाए। देखिए, कोई ऐसा लेवल होता होगा जिसके बाद मौत का खौफ। मौलाना मसूद अजहर के डायलॉग आपको याद है? आप ही ने पढ़ के बताए थे, मैं रो रहा हूं और या अल्लाह तू मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले, है ना? वो जो इमोशन है वो मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद और इवन आसिम मुनीर के अंदर आना चाहिए कि जान जा सकती है। मैं फिर से एक बार बताऊंगा जो मैं अक्सर कहता हूं टेलीविजन पे, आपकी शो में 2 बार कह चुका हूं, हार्मलेस और पीसफुल में क्या फर्क है? मैं आपका नुकसान कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नुकसान ना करूं, मैं पीसफुल हूं। अच्छा, मैं आपको नुकसान ही नहीं कर सकता, फिर मैं हार्मलेस हूं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषेद विनीत सरल हो। यही बात है। आई कैन कॉज हार्म बट आई चूज नॉट टू कॉज हार्म बिकॉज आई एम पीसफुल। अब मैं आई कांट कॉज हार्म टू यू, फिर तो हार्मलेस हो गया, देन आई एम यूजलेस। हार्मलेस इज यूजलेस, ये फर्क है। लेकिन क्या पाकिस्तान को ये समझ में आने लगा है कि अब ये वो वाले नहीं रह गए हैं, अब ये इनका माइंडसेट बदल गया है? लेकिन पाकिस्तान बहुत जल्दी ना वापस चला जाएगा। पाकिस्तान हैज टू बी रिमाइंडेड, रिफ्रेशर कोर्स होता है ना, आपको बार बार करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल गर्म रहे मामला। आप भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएगा, फिर वो कोशिश करेगा। एक बात दिनेश इसके अंदर मैं जोड़ना चाहूंगा, भूलने वाली बात नहीं दिनेश, इकोनॉमी की बात है, उनकी इकोनॉमी इसी में चलती है। अच्छा, इकोनॉमी की बात है कि भैया उनका वजूद ही इसी पे चल रहा है, भारत से नफरत पर चल रहा है, वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जिहादी इकोनॉमी है। सब कुछ कह रहे थे। मैं तो एक चीज का आपको देखना पड़ेगा कि ये सच्चाई है
कि एवरी वार हैज इट्स कॉस्ट। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में पोत डाला कि कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हम उस मुकाम में थे कि हमने रुकना नहीं चाहिए था, हम कुछ और कर सकते थे, मगर हम ये भूल जाते हैं कि कभी भी लड़ाई स्टार्ट करना आसान है, बंद करना मुश्किल है। आप देखें रशिया यूक्रेन की लड़ाई में क्या हो रहा है, रूस फंस गया दलदल के अंदर। आप नहीं चाहते आपकी इकोनॉमी, क्योंकि 2047 तक अगर आपने एडवांस कंट्री बनना है, डेवलप, तो आपकी 9% जीडीपी होनी चाहिए। अगर आपकी जीडीपी को बनाना है तो आप बार बार लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इट कॉस्ट मनी। देश के प्रधानमंत्री ने हमें एक कोड दिया है, उस कोड को हम भूले नहीं, इसके बाद हम उसके साथ चले, हमारी लड़ाई जारी है। ITPSEF आइडेंटिफाई, मधुबनी से दिया था उन्होंने। ITP तीनों सेना अध्यक्षों को बुलाया अगले दिन और सुनने को बोला डायरेक्टिव दे दिया, मिलिट्री फ्री है। ITP आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश, आइडेंटिफाई, ट्रेस, पनिश 7 तारीख को कर दिया। और SEF सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फिनांसर्स, वो चल रहा है अंदर से। मतलब जितने लोग ऐसे हैं जो आतंक को पनवाने वाले हैं, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अब थ्रेट महसूस कर रहा है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, जो किया जा रहा है करगिल के बाद हमने एज अ कंट्री, एज अ सिस्टम जो सीखा वो काबिले तारीफ है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा रास्ता है और समय बहुत कम है। ये एक चैलेंज हमारे साथ मुस्तकिल बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। भारत चैलेंजेस से उबरने का ही नाम है। बहुत जल्द आप ये भी होता हुआ देखेंगे। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमको हर किसी को एज एन इंडिविजुअल जो अपना काम करना है, जो हम सबको अपनी भूमिकाएं निभानी है, क्या वो हम निभा रहे हैं, इस बारे में भी जरा सोचिएगा। क्योंकि जैसा कहा गया कि ये बड़े जनसंख्या वाला देश है, ये ताकत होनी चाहिए, ये हमारी कमजोरी नहीं। और वो ताकत तभी बनेगी जब हम अनुशासित होकर एक टारगेट के लिए एक साथ कदम ताल करेंगे, वरना एनार्की हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। और इसके लिए हम सबको करना पड़ेगा। यही वो आधा फ्रंट है जो मुझे लगता है वो 2 फ्रंट से ज्यादा बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। और तभी अगर हम ऐसा कर पाए तो वो भारत वही भारत होगा जिसके लिए कहा जाता रहा, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। आप सबका बहुत धन्यवाद यहां पहुंचने के लिए। 26 तारीख हम सबको एक संकल्प फिर से अपने आप को याद दिलाने का मौका है। आइए भारत राम चेतना से राष्ट्र की चेतना की बात जो प्रधानमंत्री ने की थी, वो चेतना अपने अंदर जागृत करें आज ये संकल्प ने। धन्यवाद, नमस्कार।